गुड मॉर्निंग रोशनी। गुड मॉर्निंग दादा। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनकी स्नेहाशीष सबको गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को, है ना? देखो एक बार स्क्रीन में। मिला है कि नहीं मिला? हाँ सर मिला। ठीक है। तो सर बेसिकली इनकम टैक्स बेसिक्स ऑलमोस्ट मैंने सारा टॉपिक कर दिया। आज मैं बेसिक का ही थोड़ा सा और एडवांस लेवल में जाना चाहूँगा, मतलब बेसिक्स में एडवांस, मतलब जिसमें आप आज बात करना है सर रेसिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, मतलब अगर इनकम टैक्स को समझना है और रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे, है ना? तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर जब तक हमें समझ में नहीं आता है तो इनकम टैक्स आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स 1961 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने से पहले मैं आपको आज इंडिया के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? इंडिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो कि इंडिया क्या है वो भी बताते हैं। अच्छा, लास्ट दिन मतलब कल के क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस वगैरह मैंने बेसिक्स में करा दिया आप लोगों को, जिसमें सारचार्ज, जिसके अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन, फिर आपका 87A का जो क्वेश्चन, ठीक है, तो हर तरह का क्वेश्चंस वगैरह बेसिक लेवल में मैंने कराया। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे नोट शेयर कर दिया शायद। ठीक है, आप लोग उसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को मैंने शेयर नहीं किया बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का नोट्स, वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे भी शेयर कर दूंगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाके आप अपना ये सब क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है, मैं पूछा हूँ आप लोगों से, जैसे ये मिस्टर अग्रवाल का क्वेश्चन 40 ईयर्स का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है आपका मिस्टर गुप्ता का, ठीक है, 61 का। मस्ट ट्राई सर, अगर नोट्स नहीं मिला तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। मिस्टर काश्यप का एज 35 ईयर्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ज़रूर करें। ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था। ठीक है, और ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी मैंने कल कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आज तो बात करेंगे रेसिडेंशियल स्कोप एंड टोटल इनकम। ठीक है, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब ये है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है सर। डेट का कैलकुलेशन भरपूर है, तो डेट आपको कंफ्यूज करता है बहुत। जब भी इनकम टैक्स में डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो डेट को इग्नोर नहीं करना, या फिर ऐसे बोलो कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डेट। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ना, कब आ रहा है और कब जा रहा है। जब भी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस का बात करता हूँ तो इसमें एक बात कॉमन है सर। क्या कॉमन है बोले तो? आ कब रहा है और जा कब रहा है। ठीक है, मतलब जब कोई इंसान इंडिया में बाहर से आते हैं, ठीक है, या फिर इंडिया का ही कोई इंडिविजुअल इंडिया में रहते हैं पर बाहर भी रहते हैं, तो ऐसे केसेस में ना कि उनका आना जाना लगा रहता है, तो कितना दिन रहने पे उनको रेसिडेंट कहेंगे और कितना दिन रहने पे उनको रेसिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये सब एक वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन तो शेयर है ना सर आप लोगों के साथ? हेलो, स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ कैसे सर। रहेगा? मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट कुछ दिनों से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सर व्हाट इज इंडिया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A। ठीक है, सर इंडिया क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A के हिसाब से? इंडिया क्या है जानो। सर इंडिया जानना जरूरी है क्या? सर यस, इंडिया जानना जरूरी है। क्यों? सर इसलिए इंडिया जानना जरूरी है बिकॉज आप इंडिया नहीं जानोगे तो फिर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना? दम है ना पॉइंट पे? बिल्कुल पॉइंट में दम होना भी चाहिए। बिकॉज जब भी आप, हमें इंडिया का मतलब क्या पता चलता है सर? हमें इंडिया का ये मतलब पता चलता है कि इंडिया मीन्स जो बॉर्डर एरिया हमें दिखता है ना? हमें इंडिया का मतलब ये पता चलता है ना कि जो बॉर्डर हमें दिखता है, ठीक है, एज पर दी बॉर्डर जो 47 में ब्रिटिश जाने के बाद बना के गया है वो लोग। ठीक है, हमें बस वही इंडिया नजर आता है। ठीक है ना? लेकिन क्या इंडिया इतना है?
ये जितना बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूर दूर तक जितना बॉर्डर दिखाई दे रहा है, क्या यही इंडिया है? तो बिग क्वेश्चन। तो फिर इनकम टैक्स ने अलग से इंडिया के बारे में क्यों बोला? जीएसटी के अंदर भी आप ऐसे देखोगे, ठीक है, जीएसटी एक्ट के अंदर भी, कि व्हाट इज इंडिया। सर इंडिया के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A में कहा गया, और ये कहा द टर्म, क्या कहा? द टर्म में द टर्म इंडिया मीन्स the territory of India as per Article 1 of the Constitution. Point to be noted, sir. As per Article 1 of the Constitution. आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के टेरिटरी के बारे में कहा है। तो ऑब्वियसली जो टेरिटरी मैंने ड्रॉ किया वो तो भारत है ही, बट भारत का टेरिटरी सिर्फ भारत का जो मैप है उतना ही नहीं सर, भारत का टेरिटरी भारत का टेरिटोरियल वाटर भी है सर, भारत का टेरिटरी भारत का सी बेड भी है, मतलब समुद्र के नीचे, भारत के समुद्र के नीचे जो सी बेड है वो भी भारत है सर। सब सॉइल मतलब सॉइल भी है, उसके नीचे सब सॉइल भी है, अंडरलाइन सच वाटर्स, जो पानी के नीचे जो सब सॉइल है वो भी भारत का ही है। कंटिनेंटल सेल्फ मतलब समुद्र किनारे वाला जो एरिया है वो भी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, एंड एनी अदर स्पेसिफाइड मेरीटाइम जोन एंड देयर एयर स्पेस, ठीक है, मेरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस। एयर स्पेस मतलब सर भारत का आसमान और भारत का समुद्री मतलब समुद्र इलाके से जहां तक भारत का मेरीटाइम जोन माना जाता है, ठीक है, मतलब टाइमिंग्स के हिसाब से जो मेरीटाइम जोन होता है वो, ठीक है, एंड अबव इट्स टेरिटरी इज अ टेरिटोरियल वाटर। स्पेसिफाइड मेरीटाइम जोन मींस मेरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इज, कहाँ रेफर किया गया है मेरे टेरिटोरियल वाटर के मेरीटाइम जोन के बारे में? मेरीटाइम जोन मींस द मेरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू in the territorial water continental shelf exclusive economic zone and other maritime zone act 1976, ठीक है, इसका भी अलग एक्ट बना के बोला है। तो कहने का मतलब इतना है सर कि जो भारत हमें दिखता है, जो भारत हमें दिखता है, ठीक है, ये जो भारत मैंने ड्रॉ किया था सिर्फ इतना ही भारत नहीं है, इसका समुंदर भी भारत का, ठीक है, जितना टेरिटरी भारत के लिए है, ठीक है, वो मैं आपको भी इसका एरिया बता देता हूँ कि कितना एरिया भारत के लिए अलॉट किया गया है, ठीक है। कोई बता सकते हो क्या कितना एरिया भारत के लिए नॉर्मल तौर पे अलॉट किया जाता है? इंडिया एक्सटेंड्स अप टू कितना नॉटिकल माइल के हिसाब से होता है? कौन बता सकता है? सर इंडिया, ये जो इंडिया है ना, ये एक्सटेंड्स अप टू कितना है? रोशनी बोल पाएगा? स्नेहाशीष सर 12 नॉटिकल, थैंक यू सर, 12 नॉटिकल माइल, थैंक यू सर। इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ठीक है, कि भारत 12 नॉटिकल माइल तक का फैला हुआ है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है सर 12 नॉटिकल माइल क्या होता है, इसको किलोमीटर में बोलो ना। सर समुद्र में नॉटिकल माइल यूज होता है, जो लोग समुद्र में जहाज चलाते हैं, ये लोग जो जो नेवी में होते हैं, वो लोग नॉटिकल माइल के हिसाब से डिस्टेंस को कवर करते हैं, इसको किलोमीटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, नो इशू। तो बेसिकली 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू, एक नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू कितना होता है जानते हो? सर एक नॉटिकल माइल मतलब समुद्र के अंदर जितना भी इंडिया से, इंडिया के किसी भी छोर से, कोलकाता हो, मुंबई हो, ठीक है, तमिलनाडु हो, ठीक है, किसी भी छोर से अगर आप देखोगे, ठीक है, जहां पर भी आप समुद्र के अंदर जाना चाहोगे, 12 नॉटिकल माइल तक भारत है, ठीक है। अब 12 नॉटिकल माइल में एक नॉटिकल का मतलब होता है 1.515 माइल्स, ठीक है, और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1.853 किलोमीटर, ठीक है, मतलब एक नॉटिकल मतलब 1.853 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल मतलब जितना होता है, ठीक है, मतलब 12 इंटू 1.853 करो, जितना होगा उतना नॉटिकल माइल तक, मतलब उतना किलोमीटर तक, ठीक है, उतना किलोमीटर तक भारत के आसपास का जो समुद्र के अंदर का या समुद्र का जो भी एरिया है और उसके ऊपर आसमान का जो भी एरिया है वो भारत है। तो भारत मीन्स नॉट जस्ट द टेरिटरी जो हम लोग इमेज में सिर्फ देखते हैं, ठीक है, ये गलत फहमी ना देखें सर। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, बिकॉज भारत के अंदर कोई बिजनेस के लिए कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, भारत से बाहर जा रहा है, तो कब तक भारत के अंदर है और कब तक भारत के बाहर है,
इसका एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए के तहत हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज भारत या व्हाट इज इंडिया, ठीक है। व्हाट इज इंडिया एज पर द एक्ट, ठीक है। और इंडिया डजंट मीन सिर्फ टेरिटरी, इंडिया का मतलब उसका टेरिटोरियल वाटर भी, उसका सी बेड भी, उसका सबसॉइल भी, उसका अंडरलाइंग सच वाटर्स भी, कंटिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये ढेर सारा चीज इसके अंदर आता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ, चलो मेरे साथ साथ चलो। मैं कुछ दिनों से आपको बोले जा रहा हूँ कि सर मैं आपको इंडिया बताऊंगा, तो सर लिखो, लिख रहे हैं सर आप लोग, लिखिए सर मेरे साथ साथ लिखिए। ऐसे तो मैं आज रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाने वाला हूँ, बट रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर मैं कुछ पहले स्पेशल नोट से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको एक स्पेशल नोट 1 लिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज लिखिए। ठीक है, तो स्पेशल नोट 1 के अंदर आप लिखिए मीनिंग ऑफ इंडिया, मीनिंग ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो मैं आपको अभी बता रहा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए, जिसमें इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। अब ये तो आपको नोट्स के अंदर मिल ही जाएगा कि क्या है, वो तो बता के रखा, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से बताने का कोशिश करूँ तो भारत कितना तक है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको भारत ड्रॉ करके भी दिखाया, ऐसे तो मैं आपको भारत ड्रॉ करके दिखाया, मैं यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ करना है सर, क्या बोलो तो, कि कितना दूर तक क्या है, ठीक है, क्योंकि उससे इनकम टैक्स डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बंदे को इनकम टैक्स देना है नहीं देना है, इज ऑल आर डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे स्क्रीन में लेना था, मैं ले लिया। अब यहाँ से भारत का एक सिंपल आइडिया लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया, 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.515 माइल्स, मतलब समुद्र में क्या होता है, नॉटिकल माइल से देखा जाता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.515 माइल्स, और 1.515 माइल्स को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे इक्वल्स टू 1.853 किलोमीटर, ठीक है सर। अब भारत का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ से भारत का टेरिटोरियल वाटर कितना दूर तक रहेगा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर जोन बना लो सर, 3 जोन बना लो। एक इंडियन टेरिटोरियल वाटर का जोन होगा, ठीक है। दूसरा एक जोन होगा इंडियन कस्टम वाटर का, इंडियन कस्टम वाटर का, मतलब जहां पर आने से कस्टम एक्ट अथॉरिटी के अंडर आ जाओगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अथॉरिटी जो है कस्टम अथॉरिटी, उसका अथॉरिटी में आ जाओगे। और एक तीसरा एरिया है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाहर जो एरिया है वो हाई सी का एरिया है, मतलब इंटरनेशनल सी है, ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड है, जहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस का काम होता है। तो सर ये टेरिटोरियल वाटर कितना दूर तक, सर 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब अगर टेरिटरी वाइज देखा जाए तो ये पूरा का पूरा भारत का टेरिटरी आता है 12 नॉटिकल माइल। ऐसे भारत कितना है, 12 नॉटिकल माइल तक। भारत का कस्टम वाटर मतलब किस एरिया में आने से वो कस्टम वाटर के अंदर आ जाता है, मतलब इंडियन कस्टम पुलिस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पुलिस उसको टैकल कर सकता है, या फिर वहां पर अगर कोई शिप पहुंच जाते हैं ना, उस एरिया में अगर कभी भी कोई शिप घुस जाते हैं,
ठीक है, बाहर का कोई भी शिप हो या इंडियन शिप हो, ठीक है, अगर इस एरिया तक मतलब 24 नॉटिकल माइल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि वो भारत के कस्टम वाटर में आ गया। ठीक है, अगर भारत के कस्टम वाटर में आ जाता है तो फिर अभी उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर भारत का सामान लेके आ रहा है तो फिर टैक्सेबल मैटर्स उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हो भारत के जमीन पे, क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अगर भारत के लिए सामान लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर भारत के लिए सामान लेके नहीं आ रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब सवाल सामने आ जाता है। इसलिए कस्टम ऑर्डर का मेंशन होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 24 नॉटिकल माइल्स। जो मर्चेंट नेवी के आ रहे हैं सर, उनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट करता है कि वो भारत के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो भी कस्टम ऑर्डर से डिसाइड हो जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर भारत के समुद्र एरिया से 200 नॉटिकल माइल के एरिया में, 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया में अगर कुछ भी ऐसे डिस्कवर होता है तो उसमें भारत का हक पहले होगा। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कुछ भी, शायद कोई पेट्रोलियम माइंस मिल गया हो, कोई किसी भी तरह का कोई मूल्यवान कोई भी माइंस वगैरह, जो भी ऑयल फील्ड्स हो, कुछ भी मिल जाता है तो वो भारत का पहले, बाद में किसी और का, वो डिस्प्यूटेड हो सकता है, बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको ऑपरेट इंडिया ही करेगा। एंड उसके बाहर जो एरिया बनेगा वो हाई सी का एरिया बनेगा, मतलब इंटरनेशनल पुलिस का एरिया बन जाएगा। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया, भारत कितना दूर तक है, बता दो सर। किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये है। जैसे अगर आप मुझे अखंड भारत पूछोगे तो वो अलग बात हो जाएगा, अब मैं अखंड भारत में तो बात नहीं कर पाऊंगा। जानते हो आप लोग अखंड भारत क्या है, मतलब जो एक्चुअल भारत है, बट वो समय समय में टूट गया सर। ठीक है, टूट गया या तोड़वा दिया गया, क्यों, अपने अपने गद्दी के लिए। ठीक है, ओके, तो इंडिया का समझ अगर आ गया है तो ये एक स्पेशल नोट 1 के हिसाब से लिख लो। अच्छा, दूसरा, दूसरा क्या पॉइंट है सर, सर दूसरा पॉइंट ये है स्पेशल नोट 2। स्पेशल नोट 2 में सर लिखो, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, at the time of calculation of number of days, मतलब कितना दिन भारत में कोई रहता है, इसका जो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर। ठीक है, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर आर ट्रीटेड एज 2 days। ठीक है, मतलब जिस दिन आ रहा है और जिस दिन जा रहा है, ये दोनों डेट ही क्या माना जाएगा, ये दोनों दिन काउंट किया जाएगा डेट के कैलकुलेशन में। तो इसका यूज आपको धीरे धीरे पता चली जाएगा कि कहाँ यूज होगा और किस तरह से उसका यूज करना है। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसका एक बार देख लेते हैं, क्या बोलते हो, है ना। रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में सिर्फ सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं थोड़ा और डिटेल्स में जाऊं तो इसमें रेसिडेंट क्या क्या है, तो रेसिडेंट का 3 कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी लिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ये देखो सर, रेसिडेंट, रेसिडेंट भी 2 तरह का होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको पॉपुलरली आरओआर कहा जाता है, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। ठीक है, ये मैंने नाम दिया, वैसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, आरओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
और एक हो गया आर नॉर, मतलब ऐसे रेसिडेंट बट वैसे ना रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे रेसिडेंट बट वैसे ना भी हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या नाम दिया, ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है। और एक तरह का रेसिडेंट हो सकता है जिसको हम लोग डीम्ड रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, वो डीम्ड रेसिडेंट को आप आर नॉर बोल सकते हो, ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट इज ऑल्सो लाइक आर नॉर, ठीक है, मतलब कभी मान लेंगे कि हाँ रेसिडेंट है, ठीक है, तो आर नॉट, आगे आगे आपको और क्लैरिटी से समझाऊंगा। तो बेसिकली दो ही बात होता है, या तो आप रेसिडेंट होंगे या तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। रेसिडेंट होना है तो सरकार को तो टैक्स देना ही है, नॉन रेसिडेंट भी अगर होंगे तो भारत पे इनकम है तो टैक्स देना होगा। अब वो देखना है कि भारत पे इनकम कब हो रहा है, उसका भी कनेक्टिविटी देखना पड़ेगा, कि भारत से जुड़ के देखना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको भारत समझाया। आप समझ रहे हैं ना बात, सबसे पहले भारत क्यों समझाया, बिकॉज इनकम टैक्स जो आपसे लिया जाएगा वो भारत के कॉन्सेप्ट से लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि रेसिडेंट कौन, नॉन रेसिडेंट कौन, ठीक है, आरओआर कौन, आरनॉर कौन, ठीक है, तो ये हम लोग पहले ना इंडिविजुअल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ईचएफ के हिसाब से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज इनकम टैक्स इंडिविजुअल से लिया जाता है। उसके बाद हम लोग फार्म, एलएलपी, बीओआई, एओपी, बीओआई कंपनी, इनका भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट देख लेंगे। और फिर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में एक कॉन्सेप्ट जो है सर, अगर आप एक रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ग्लोबल इनकम पे आपको भारत में टैक्स देना पड़ता है। अगर आप एक आरओआर हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, पूरा दुनिया पे कहीं पर भी कमा के लाओ, भारत में टैक्स दे देना। बात समझ में आ रहा है सर, अगर आप आरओआर हो, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, अगर आप भारत का आरओआर हो एज पर इनकम टैक्स, दुनिया भर में जहां से कमाओ, मंगोलिया से कमाओ, चाइना से कमाओ, येमेन से कमाओ, ओमन से कमाओ, इराक से कमाओ, तुर्की से कमाओ, ग्रीस से कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, भारत में टैक्स दे देना, ठीक है सर। ये क्या बात हुआ, यस, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। कहां से टैक्स देना पड़ेगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, दुनिया भर में कहीं पर भी कमा के लाओ, भारत में टैक्स दे देना भाई, ठीक है। भारत सरकार आपको नहीं छोड़ेगा कि भाई आप आरओआर हो, आपका जिम्मेदारी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आप हो तो भारत सरकार है, कौन आप, मतलब आरओआर। भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है ना, आपसे ही सबसे ज्यादा लेगा, बिकॉज आपके ऊपर हक बनता है, ठीक है, अधिकार। तो ये है अधिकार आरओआर पे, आरओआर पे भारत सरकार का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनके ऊपर ना थोड़ा सा कभी अधिकार आता है तो कभी अधिकार चला भी जाता है कभी अधिकार आता है तो कभी अधिकार चला भी जाता है। कैसे होता है इनका केस, सर इनकम व्हिच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, accrued or arisen, deemed to or accrue arisen in India, मतलब समझ में आया कुछ। आर नॉर जो है, मतलब जो ऐसे रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब कभी कभी रेसिडेंट कभी कभी रेसिडेंट नहीं है, थोड़ा गजब टाइप का है, समझाता हूँ अभी, ठीक है। आर नॉर कहलाता है, इसका कुछ डेट का हिसाब किताब है, कितना दिन भारत में रहने से सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का कॉन्सेप्ट है, तब जाके वो रेसिडेंट या आर नॉर होगा वो देखा जाता है, मतलब आर होगा कि आर नॉर होगा वो देखा जाता है। तो इनकम विच इज रिसीव्ड, deemed to be received और accrued और arisen, deemed to accrue और arisen in India, अगर इनकम भारत में रिसीव हो रहा है, भारत में डीम्ड रिसीव होगा, डीम्ड मतलब मान लेते हैं कि भारत में रिसीव हुआ है, डीम्ड रिसीव, या एक्रू होगा मतलब रिसीव नहीं हुआ, एक्रू होगा मतलब ड्यू होगा, या डीम्ड टू एक्रू और अराइज होगा, ठीक है, भारत से, अगर भारत से जुड़े हुए इनकम का मैटर है, ठीक है, डीम्ड टू रिसीव, डीम्ड टू एक्रू, एक्रूड और अराइज, ठीक है, तब वो आर नॉर को भी भारत में टैक्स देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, यहाँ से सवाल बहुत पूछता है, क्या इनको टैक्स देना है रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का, स्पेशली जो लोग भारत में कम रहते हैं बाहर ज्यादा रहते हैं, इनके केस में ये सब केसेस सामने आता है। एंड और एक पर्सन होते हैं नॉन रेसिडेंट, जो भारत के साथ जिनका कोई रिश्ता नाता ऐसे नहीं है, बट वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन क्या नॉन रेसिडेंट को भारत में टैक्स देना होगा, हाँ सर, बोला ना आपको। इसके लिए एक बहुत ही फेमस एक गाना याद आ गया मुझे, गाना क्या है जानते हो आप, पहले नॉन रेजिडेंट सुन लो फिर गाना गाता हूँ मैं। सर गाना क्यों गाओगे, ये गाने का क्लास है क्या, नहीं सर गाने का क्लास तो नहीं है, बट वो याद आ गया ना, इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड और एक्रूड और अराइज इन, डीम टू एक्रूड और अराइज इन इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आर नॉर का ही कनेक्शन आ गया, ठीक है।
आर नॉर में जैसे हुआ था कुछ वैसा ही हो गया। आर नॉर का और एक चीज भी था, इनकम हुई चीज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और पोजीशन सेटअप इन इंडिया। मतलब आर नॉर का टैक्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, अगर भारत से बाहर इनकम आता है उनको, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन और बिजनेस है वो उसका कंट्रोलिंग इंडिया से होता है या सेटअप इंडिया से है, तब आर नॉर को देना होगा। और नॉन रेसिडेंट को सर अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, एक्रूड टू बी और अराइजन टू बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइजन इन इंडिया है। सर क्या गाना बोलो तो, हाँ कौन सा गाना याद आ गया, आप लोग सुने हो ये वाला गाना, सुने हो मेरी देश की धरती सोना उगले, कि नहीं? मेरी देश की धरती, गाना नहीं सुनाऊंगा आपको सुन लेना आप लोग, ठीक है। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, सुना आप लोगों ने? प्लीज टेल मी। मनोज कुमार जी इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत पुराना मूवी है सर, नया मूवी नहीं है, ठीक है। अरे आप लोगों ने सुना या देखा मूवी कभी? बहुत अच्छा मूवी है सर। हेलो, किसी का आवाज नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग, बताइएगा है सर। दादा। मूवी तो देखे चीज वो गानটা सुने चीज, गानটা শুনেছি। तो सर मैंने ये गाना का यूज क्यों किया, हाँ मैंने इस गाने का यूज क्यों किया, इसीलिए किया बिकॉज अब एक चीज कॉमन है यहाँ पर, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मतलब जब जब भारत के कनेक्शन में इनकम बन रहा है ना, तब तब भारत सरकार आपसे टैक्स मांगेगा, सिंपल बात है। जब भारत के कनेक्शन में इनकम बनेगा तब तब भारत सरकार आपसे टैक्स लेगा, चाहे आप जो भी हो। अगर आप आरओआर हो तो आपको तो दुनिया भर में कमा के लाओ, भारत में टैक्स देना ही है। अगर आप आर नॉर हो, बिकॉज आप पे भारत सरकार का हक सबसे ज्यादा है, अगर आप आर नॉर हो तो भी अगर देश में इनकम अराइज होता है, अगर देश में इनकम रिसीव होता है, डीम टू रिसीव्ड और एक्रू होता है, अराइजन होता है, डीम टू एक्रू होता है, देना होगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूड, अराइजन, डीम टू एक्रू अराइज, ठीक है, देना होगा, ठीक है। अगर आप आर नॉर हो और आपका आउटसाइड इंडिया में इनकम अराइज होता है, एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और पोजीशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, मतलब बिजनेस का सेटअप और कंट्रोलिंग इंडिया से है बट इनकम बाहर अराइज होता है, फिर भी इंडिया कनेक्शन है ना, तो भी उसको देना पड़ेगा भारत में टैक्स, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ही तो है जो अल्टीमेटली सरकार को टैक्स देने में हेल्प करता है, इसीलिए मैंने ये गाना यूज किया, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक करके अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन वगैरह बताता हूँ। चलो सर लिखना स्टार्ट करें, हाँ ये जो भी है इसको लिख लिख के करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, क्या बोलते हैं आप लोग? चलो सर, रेसिडेंशियल स्टेटस तो आपको पता ही है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ही करना है, तो एक काम करते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद एचयूएफ देख लेंगे। तो एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है वो, सर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बन सकता है ना, या फिर एक इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट बन सकता है, या तो वो रेसिडेंट बनेगा या तो वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। सर आर नॉर क्या है सर वो भी बताऊंगा, बट पहले रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट समझ जाओ। एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट बन सकता है या तो नॉन रेसिडेंट बन सकता है। सर अगर वो रेसिडेंट बनेगा तो क्या करना होगा, सर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज दैट एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू कंडीशन, आउट ऑफ टू कंडीशन, दो कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से दो कंडीशन होता है सर, दो कंडीशन में से अगर आप एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। सर कंडीशन क्या है, रुक जाओ,
सेकेंड पार्ट इज दैट नॉन रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप अदरवाइज कैटेगरी में आ जाओगे। और अदरवाइज कैटेगरी क्या है? अदरवाइज कैटेगरी क्या है? नॉन रेसिडेंट। तो फिर रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपको कोई भी दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करना होगा। अगर एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो रेसिडेंट, अगर नहीं कर पाते हो तो नॉन रेसिडेंट। तो क्या आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ गया सर? मैं इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस समझ गए, मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट समझ जाते हैं ना, फिर हमारा नेक्स्ट काम रहता है, फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है कि भाई रेसिडेंट तो वो है बट किस टाइप का? रेसिडेंट तो वो है बट किस टाइप का? तब आपके सामने सवाल ये आता है, मैं आपको जो शुरू में समझा रहा था, भाई रेसिडेंट तो वो है बट किस तरह का? क्या वो ROR है या फिर वो R नॉर है? क्या वो ROR है, क्या वो R नॉर है? ठीक है, ये दोनों सवाल का जवाब आपको आगे आगे मैं देता हूं। तो सर देखो, अगर वो ROR है तो क्या होगा, अगर वो R नॉर है तो क्या होगा? ठीक है, अगर कोई ROR है तो क्या होगा, और अगर R नॉर है तो क्या होगा? लेकिन ROR कब होगा और R नॉर कब होगा ये तो पहले जानना है ना। हेलो, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ऐसा ROR कब होगा और R नॉर कब होगा इसका भी तो पता चलना चाहिए। तो इसमें भी आप लिख लो टू कंडीशन आउट ऑफ टू, पॉइंट टू बी नोटेड सर, टू कंडीशन आउट ऑफ, मतलब देयर इज टू कंडीशन, दोनों में से दोनों, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के दो कंडीशन में से दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ROR हो। अगर नहीं करते, अगर नहीं करते तो क्या होगा? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है सर? इतना बताइएगा मुझे। अदरवाइज आप R नॉर बन जाओगे। क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। पिंकी, रोशनी, ऋषभ, अर्पिता, एनीवन, कोई भी कनेक्टेड नहीं है क्या? नेटवर्क इशू है क्या? स्नेहाशीष, आवाज আসছে আমার? ऋषभ, अर्पिता, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है सर, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो टू कंडीशन आउट ऑफ टू, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, अगर ये दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आप ROR कहलाओगे। अगर फुलफिल नहीं करता है तो आप R नॉर कहलाओगे। R नॉर मीन्स रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है सर, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में क्या है, ये दो कंडीशन क्या है? सर उससे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना मुझे कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या है। इसमें जो दो में से एक कंडीशन फुलफिल करना होगा, पहले ये तो बता दूं, उसके बाद आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 भी बता दूंगा। लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि अगर एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करना है। फुलफिल कर दिया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। सेकेंड सवाल आपके सामने आता है कि वो रेसिडेंट तो है बट कैसा रेसिडेंट है, क्या ROR टाइप में है कि R नॉर टाइप में है? अगर ROR है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाता है। उसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के हिसाब से दो कंडीशन में से दो कंडीशन फुलफिल करना है।
फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर वो फुलफिल नहीं करता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का दो कंडीशन में से दो कंडीशंस, तो फिर वो उसको आर नॉर कहेंगे। ठीक है, अब आगे मैं आपको ये दोनों चीज समझाऊंगा। क्या दोनों चीज समझाऊंगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के बारे में बताऊंगा और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के बारे में बताऊंगा। ये दोनों सेक्शन समझ जाओगे तो फिर आगे आगे रेसिडेंशियल स्टेटस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका जवाब देने के लिए आप एकदम काबिल बन जाओगे, है ना। तो बेसिकली काबिल बनना है बेटा, है ना। तो चलो सर काबिल बनते हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड सर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है, इसके बारे में बता जा रहा हूँ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ। एन इंडिविजुअल, लिखिएगा, एन इंडिविजुअल इज treated as resident if he or she satisfy any one condition out of two condition, any one condition out of two condition under section 6 subsection 1। अब दो कंडीशन क्या है? पॉइंट ए, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, भारत है ना हमारा भारत, इस भारत में आपको फिजिकली कितना दिन अटेंड रहना पड़ेगा? 182 दिन, ठीक है। तो फिजिकली आपको भारत में 182 दिन रहना है। अगर आप रह जाते हो फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, अगर आप इतना दिन भारत में रह जाते हो, ठीक है, तो फिर आप भारत का रेसिडेंट कहलाओगे। एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जैसे करेंटली जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर? सर एज पर द डेट, मतलब ईयर के हिसाब से 21-22, मतलब 2021-2022 ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है अभी, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, जिसका प्रीवियस ईयर है 21-22, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को और खत्म हो गया है 31 मार्च 2022, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 दिन भारत में रहते हो तो आप भारत का रेसिडेंट कहलाते हो। और पॉइंट बी नोटेड सर, और हाँ, और क्यों? मतलब कोई भी एक फुलफिल करने से होगा क्या? यस सर, कोई भी एक। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एनी वन कंडीशन यू हैव टू फुलफिल, और इसीलिए और आ जाता है। पॉइंट बी, और प्रेजेंट इन इंडिया, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितना दिन? फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए भारत में रहो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। लेकिन सर सिर्फ 60 दिन रहने से नहीं होगा, ठीक है, अभी खेल बाकी है। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days during the previous year and 365 days, point to be noted sir, 365 days in 4 previous year, point to be noted, in 4 previous year, 4 previous year, immediately preceding the previous year,
मतलब सर मतलब ये है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे अगर अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 21-22 प्रीवियस ईयर, है ना। करंट प्रीवियस ईयर इज व्हाट, करंट प्रीवियस ईयर 21-22। तो इस प्रीवियस ईयर में आपको कितना दिन रहना है, 60 दिन रहना है भारत में। और इसके ठीक 4 साल पहले, ठीक 4 साल, जस्ट बिफोर दिस 4 साल, दैट इज 2021, 19-20, 18-19, 17-18, ठीक है। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है। इस पिछले 4 सालों में अगर कोई 365 दिन भारत में रहता है, ठीक है सर, क्या हर साल 365 दिन नहीं सर, पूरा मिला के, किसी में अगर नहीं रहा तो चलेगा, हो सकता है 17-18 में रहा ही नहीं, हो सकता है किसी एक में ही 365 दिन रहा, बाकी पिछले 3 में नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ता। 4 साल कुल मिला के 365 दिन होना है। और एग्जैक्टली जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर, इसमें अगर वो 60 दिन रहता है तो फिर वो रेसिडेंट कहलाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, ठीक है। आई होप कि इतना जरूर क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों से मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा है, अगर कनेक्टेड हो तो आवाज दे सकते हो। है दादा। ओके सर। तो ये रहा सिंपल रेसिडेंट होने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट तो फिर समझ में आ गया ना। अगर ये दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर गया, ये जो दोनों रूल मैं आपको बताया, इसमें से कोई भी, अगर ए हो या बी हो, अगर कोई भी रूल फुलफिल कर जाता है आप रेसिडेंट बन जाते हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में 182 दिन रह जाओ, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहीं से बता देता हूँ आपको, इंडिया में 182 दिन प्रीवियस ईयर में रह जाओ, करंट प्रीवियस ईयर 21-22, तो भारत का रेसिडेंट हो। या फिर 60 दिन भारत में रहो और पिछला 4 साल में प्रीवियस 365 में, सॉरी प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 दिन भारत में रहो, तो फिर भारत का क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। सर अब आर बनना कैसे है, आर कैसे बनना है, वो भी बता दोगे क्या। हाँ वो भी बता देते हैं, उसमें क्या है। चलो, अगर आपको रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे ये भी जान लो ना कि आर और आर नॉर कैसे डिसाइड होगा। हाँ सर, चलो वो भी देख लेते हैं। ये क्या, इसको रख के क्या, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 समझ गए ना। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जब समझ गए तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 भी समझा देते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या है, इसमें आप लिखो सर थोड़ा सा, तब पता चलेगा। वंस मतलब एक बार आप इंडिविजुअल, मतलब वंस एन इंडिविजुअल is treated, once an individual is treated as resident, further we have to examine whether he or she is ROR or are not, मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना। मतलब वो आर का मतलब क्या बताया, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। आर का मतलब है डीम रेसिडेंट टाइप्स, ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उनका रेसिडेंशियल के लिए कुछ आपको कंडीशन फुलफिल करना होता है ना। जैसे कि आपको मैं शुरू में बता रहा था ना कि उसको तभी आर नॉर कहा जाता है और उसका टैक्स तभी लिया जाता है जब उसका इनकम भारत से कनेक्टेड होके अराइज होता है, एक्रू होता है, डी होता है, रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो तब वो आर नॉर की कैटेगरी में नॉर्मली पड़ जाता है और उसको तब भारत में टैक्स देना है। लेकिन आर और आर नॉर का कुछ डेफिनेशन है,
वो फुलफिल करना पे, मतलब आरओआर होने के लिए कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ डेट का क्राइटेरिया है, आपको ये फुलफिल कर गया तो आप आरओआर, अगर नहीं कर पाए तो आर नॉट। तो क्या है इसके लिए दो कंडीशन मैं आपको पहले ही लिखा के रखा, ये देखो सर, आपको आप चेक करो, आपको मैंने अभी अभी लिखाया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एक कंडीशन, दो कंडीशन में से कोई भी एक, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। आरओआर होने के लिए टू कंडीशन आउट ऑफ टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, टू कंडीशन आउट ऑफ टू कंडीशन, आउट ऑफ टू कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अब दोनों में से दोनों फुलफिल होगा तभी जाके आप आरओआर बन जाओगे, और अगर नहीं होगा तो आर नॉट बन जाओगे। तो क्या है कंडीशन, फटाफट बताओ। यस चलो बताते हैं। तो आरओआर होने के लिए क्या होगा, आरओआर होने के लिए आपको दो कंडीशन में दो कंडीशन ही फुलफिल करना होगा। अब ये दो कंडीशन में से दो कंडीशन ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा दो कंडीशन। चलो देखते हैं कंप्यूटर जी क्या जवाब देता है, देखते हैं। चलो, रेसिडेंट इन 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year। अब immediately preceding the previous year मतलब current previous year चल रहा है 21 22। अब जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कुछ और देके रखा है तो उसी के हिसाब से जवाब देने का कोशिश करना, अगर कुछ नहीं बोला तो डिफॉल्ट प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है उसी को यूज करना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा 2021 तो आप अपना दिमाग मत लगाइए, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो फिर आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर को जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से ले सकते हो। तो प्रीवियस ईयर इज 21-22। पॉइंट बी, सर पॉइंट बी क्या है, सर पॉइंट बी बोलता है, मतलब अच्छा ये बात एक चीज याद रखिएगा सर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये ए एंड बी है, मतलब दोनों में दोनों कंडीशन फुलफिल करना है और नहीं, हाँ इट्स अ एंड। तो एंड का क्या खेल है, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days in 7 previous year, 730 days in 7 previous year, ठीक है, immediately preceding the previous year। immediately preceding the previous year, ठीक सर। नियम तो लिख लिए पर समझ में नहीं आया ना, क्या समझ में आया आप लोगों को, मुझे नहीं लगता समझ में आया, तो समझा देते हैं सर। इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, ये सब प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे ना क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो पाएगा सर, क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो पाएगा। क्रिस्टल क्लियर होने के लिए प्रैक्टिकल देखना जरूरी है। इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जो प्रोविजन से बना हुआ है और प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ता है, तो आपको दोनों चीज एक साथ पैरेलली लेके चलना है, तभी जाके आप इनकम टैक्स में क्या कर पाओगे, इनकम टैक्स में एक्सपर्टाइज हासिल कर पाओगे, है ना। तो सर अभी जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 है जो मैंने आपको लिखाया कि रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, और सेकंड पॉइंट में मैंने आपको लिखाया प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days इन 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए एग्जाम्पल ड्रॉ करना जरूरी है। सर हमारा करंट प्रीवियस ईयर जो चल रहा है वो है 21-22, मतलब 2021-2022, ठीक है। सर अगर किसी को 21-22 प्रीवियस ईयर में आरओआर बनना है, ठीक है, तो क्या करना होगा,
तो सर सेक्शन 6 सब्सेक्शन 6 का दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा। तो बीइंग एन आरओआर, अगर उसको आरओआर बनना है तो, अगर नहीं बनेगा तो सेक्शन 6 सब्सेक्शन 6 फुलफिल नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, तो आर नॉर बन जाएगा। सर सर 21-22 से पहले यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि देखिएगा आप सर, once an individual is stated as resident, further we have to examine whether he is ROR or R nor। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और ये भी बोला 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, तो 10 में से 2 प्रीवियस ईयर में उनको रेसिडेंट होना है। तो सर 10 प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, तो 21-22 के पिछला 10, हाँ तो 21-22 आपका रहा। अब इसके पिछले 10 साल, इसके पिछला 10 साल क्या क्या रहेगा, मेरे साथ साथ लिखोगे क्या, लिख लो इसका पिछला 10 साल। 21-22 से पहले 2021, 1920, 18-19, ठीक है, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, कितना हो गया सर, 10 के ज्यादा हो गया क्या, 12-13, देखो तो चेक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 10 होगा, 11-12, ये रहा 10, पिछला 10 साल। अब क्या बोला है, रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। अब रेसिडेंट होने का मतलब वही 182 या 60 दिन का जो कॉन्सेप्ट आपको मैं लिखा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। सर समझा करो, रेसिडेंट होने का क्या रूल है, इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही और सी सैटिस्फाई दी एनी वन कंडीशन। तो एनी वन कंडीशन क्या है, या तो 182 दिन भारत में रहेगा, या तो 60 दिन और 365 दिन पिछला 4 साल में रहेगा, तो रेसिडेंट कहलाएगा। तो क्या बोलता है ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना सर, अगर वो भारत में 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रहता है, मतलब 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में अगर वो भारत का रेसिडेंट बन जाता है, कोई भी 2, एनी 2, सर मान के चलते हैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 17-18 में भारत का रेसिडेंट रहा, ठीक है, मैं उसको टिक कर दिया, ग्रीन कर दिया, और वो भारत में कोई भी 2 15-16 में वो भारत का रेसिडेंट रहा, ठीक है, कोई भी 2 मैं ऐसे रैंडमली पिक किया और वो भारत का रेसिडेंट है। लेकिन इसको और एक साथ, इसके साथ साथ और एक चीज भी फुलफिल करना है, क्या बोलो तो, इसके साथ साथ और एक बात भी फुलफिल करना है, एंड प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days in 7 previous year immediately preceding the previous year। प्रीवियस ईयर है 21-22, इसके पिछला 7 साल में 730 दिन फुलफिल करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सर एक चीज देखो, अगर मेरा ये 2 टिक में से कोई भी एक टिक अगर बाहर पड़ता, मतलब 13 14 12 13 में पड़ता तो नहीं होता, मतलब हो सकता है ऐसा ऐसा, अगर मैं बोलने का कोशिश मेरा ये रहेगा कि अगर मानो कि यहाँ पर एक टिक है और दूसरा टिक जो है वो यहाँ पर है, तो क्या दोनों कंडीशन फुलफिल किया रोशनी, रोशनी कनेक्टेड आशीष का उत्तर दीजिए, रोशनी हो या कोई भी, ऋषभ और पिता, हाँ सर 17-18 में एक टिक गिरा है मतलब वो रेसिडेंट है, दूसरा टिक 12-13 में गिरा है, तो 12-13 में भी वो भारत का रेसिडेंट है, मतलब 182 या फिर 60 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है फुलफिल किया है। लेकिन आरओआर बनने के लिए ये नहीं चलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आर नॉर बन जाएगा, मतलब 730 दिन 7 साल में है पर 2 रेसिडेंट 10 साल में है, पर फिर भी एक साथ नहीं है, 2 रेसिडेंट 10 साल में है पर एक साथ नहीं है, एक साथ मतलब दोनों एक साथ फुलफिल होना है, 730 दिन भी रहना है और 10 साल में 2 साल रेसिडेंट भी रहना है, ठीक है। अब ये एक साथ ये दोनों चीज फुलफिल करना होगा, तो अगर एक रेसिडेंट बाहर चला जाता है, ठीक है, तब नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप ऐसा करो कि 10 साल में 2 साल आप रेसिडेंट बना दो कभी भी, ठीक है, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट बना दो कहीं पर भी, और 730 दिन भी आप बना दो। तो अगर ये फुलफिल हो जाए ना सर, अगर ये फुलफिल हो जाए तो वो दोनों एक साथ फुलफिल करता है, 7 साल में 730 दिन भारत में और 10 साल में 2 बार वो रेसिडेंट भारत में, ठीक है। रेसिडेंट का क्या फॉर्मेट है, 182 दिन भारत में रहना है,
या फिर 60 दिन और 365 दिन पिछले 4 साल में, दोनों में से कोई भी फुलफिल कर जाए तो ये टिक लगा देना। लेकिन जब दोनों एक साथ फुलफिल करना हो एंड करके, तब आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत ये फुलफिल करना। तो जिसका ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत, वो क्या कहलाएगा सर? वो क्या कहेगा? उसको ROR कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ROR कहेंगे। सर कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? रोशनी आवाज माझे माझे আসছে, माझे माझे আসছে না। कोई है? यस सर। ওকে অর্পিতা, অর্পিতা বোঝা যাচ্ছে? यस सर। ठीक है, तो ये है ROR और R0। तो अगर ROR है तो ये दोनों फुलफिल करेगा। सर अगर दोनों में से एक फुलफिल करता है दूसरा नहीं, तो R0 बन जाएगा। सर अगर दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करता है तो भी R0 बन जाएगा। आई होप क्लियर। रेसिडेंशियल स्टेटस का ये जो 2 पॉइंट है मैंने आपको क्लियर कर पाया सर? इतना मुझे बताना सर। है दादा। यस सर। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको मैथ के अंदर भी ये सब डिटेल्स देखने को मिलेगा, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखो, ये आपको अभी समझा रहा था। अगर आपको ROR बनना है तो यहाँ देखो 730 दिन और पिछले 2 साल में 10 साल में 2 बार रेजिडेंट बनना है। ठीक है, ये HUF के लिए था, बट HUF में बाद में आते हैं। ठीक है, अभी इंडिविजुअल समझ लेते हैं पहले, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान के बारे में पहले समझ जाएंगे ना, तो फिर HUF वगैरह भी समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल का ही सबसे ट्रिकी है, लेकिन अगर बाकी जो भी पर्सन है ना उनका नॉर्मल है। HUF और इंडिविजुअल समझ जाओगे ना, बाकी का रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ नहीं है। मतलब ये फार्म का रेसिडेंशियल स्टेटस, लोकल अथॉरिटी AOP BOI कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस सिंपल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल और HUF। HUF में थोड़ा सा अलग है, वहां पर कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस से ही इंडिविजुअल मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। अब आप लोग ये मत पूछना सर HUF कौन होते हैं, ये सब मैं बेसिक में समझा के आया। ठीक है, लास्ट 3-4 क्लास में जो बेसिक मैंने दिखाया सिखाया आपको, उस बेसिक के अंदर मैं सारा चीज का जवाब आपको देते हुए आया। फिर भी कोई डाउट होगा आप जरूर मुझे पूछ लीजिएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ साथ कैलकुलेशन? हाँ, इजी करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ में आएंगे। घर पे होमवर्क भी देंगे। एक इजी होमवर्क लिखिए अंदर, मेरे साथ साथ ही लिखिए, मेरे साथ चलना। ठीक है, अब हिंदी गाना मत करना सर। हाँ, मेरे साथ चलना बोल के एक बहुत सुंदर गाना है आजकल, मैं सुनता हूँ कभी कभी। इलस्ट्रेशन, ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन। सर इलस्ट्रेशन क्या बताता है? बोलता है सर मिस्टर एक्स आप फॉरेन सिटीजन है। फॉरेन सिटीजन came to India for the first time, मतलब पहली पहली बार भारत आया है। समझ रहे सर? फिर से हिंदी गाना मत गाना कर। हाँ, पहली पहली बार मोहब्बत हुई है बोल के गाना है ना। हाँ, अब यहाँ पर मोहब्बत नहीं है सर, यहाँ पर भारत आया है। तो पहली पहली बार भारत आया है। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या करे? तो मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार भारत आया है। ठीक है, एज ऑन कब आया? 2 जून। अरे वाह, आज 1 जून है। नहीं, सेकेंड नहीं, सॉरी 22 जून करो। नहीं, जून नहीं, जनवरी करो। एज ऑन 22 जनवरी 2021 कर दो। ठीक है, 2021 2022, हाँ 2021 कर दो। 22 जनवरी 2021 कितने दिन के लिए आया? फॉर 200 डेज, 200 दिन के लिए आया।
कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. X for PY 21-22. जनवरी 2021 में फर्स्ट टाइम आया ना, जनवरी 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम, जनवरी 2021 फॉर द 200 डेज कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इसको प्रीवियस ईयर 2021 कर दो, सॉरी। ठीक है, अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही जवाब एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये 2021 करो सर, 2021 प्रीवियस ईयर 2021 में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 में इसका रेसिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा गया, तो क्या आप लोग जवाब दे पाओगे सर? हेलो, मिस्टर एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, भारत आ रहा है पहली बार, 22 जनवरी को आ रहा है, 200 दिन के लिए आ रहा है, प्रीवियस ईयर 2021 में। ठीक है, बिकॉज ये जनवरी 2021 जो है ये आपका प्रीवियस ईयर 2021 का ही पार्ट है ना, बिकॉज 2021 कब स्टार्ट हुआ है? 2021 कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो आपको बस इतना पूछा जा रहा है कि आप बताओ मिस्टर एक्स 2020-21 प्रीवियस ईयर में भारत का रेसिडेंट बन पाता है कि नहीं बनता, इतना पूछा गया आपसे। बोलो सर, बोलो, क्या जवाब दे पाओगे? हाँ, जवाब क्या होगा? आपका जवाब का इंतजार है, किसी का जवाब आएगा क्या? वेट तो मैं कर रहा हूँ। तो सर प्रीवियस ईयर 2021, इस प्रीवियस ईयर में आपको अगर जवाब ढूंढना है तो क्या करोगे सर? सर पहले आप इसका ईयर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हिसाब दिखाओ। ईयर स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 21 का, तो जो इतना मंथ है वो मंथ को पुट करो। ठीक है, इसी तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन होता है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, ओके, एंड फिर मार्च। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो मिस्टर एक्स है ये कब भारत आ रहा है? हाँ सर, कोई बताए मुझे। ऋषभ, ऋषभ का आवाज नहीं आ रहा है। कब आ रहा है सर ये भारत में? अप्रैल को, मई को, जून को, जुलाई को, और पिता अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में आ रहा है। वेरी गुड, जनवरी में भारत आ रहा है सर ये मिस्टर एक्स, फर्स्ट टाइम, पहली बार, वो भी 22 तारीख को आ रहा है, 22 जनवरी। तो मुझे इतना बता दो सर कि जब 22 जनवरी को भारत आ रहा है तो कितना दिन जनवरी में कितना दिन रहेगा? जनवरी 31 दिन का होता है, जनवरी 31 डे का होता है, 31 दिन में जनवरी कंप्लीट होता है। मैंने आपको एक स्पेशल नोट लिखाया था, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपर्चर आर ट्रीटेड एज 2 डेज। जिस दिन आएगा और जिस दिन जाएगा दोनों दिन काउंट होगा। तो जिस दिन आ रहा है वो 22 तारीख का डेट है, वो दिन काउंट होगा? यस, जरूर काउंट होगा। तो 22 को अगर आएगा तो 31 तक कितना है? 22, 23, 24, 25, मतलब 31 से 22 को हटाओ, 9 दिन होता है ना? স্যার আমি আছি हाँ बोल। স্যার আছি আমি শুনছি হ্যাঁ আছিস, কিন্তু একটু আনসার কর, বুঝতে পারছিস শুনছিস? 31 से 22 माइनस होगा तो 9 दिन, और एक दिन ऐड हो जाएगा जिस दिन आ रहा है, तो 10 दिन। तो जनवरी में 10 दिन है। फेब्रुआरी में कितना दिन है? पूरा फेब्रुआरी रहेगा, बिकॉज 200 दिन के लिए आया है ना सर। क्वेश्चन पढ़ो, 200 दिन के लिए आया सर बंदा, तो फेब्रुआरी में भी पूरा रहेगा। अच्छा, फेब्रुआरी 28 होगा कि 29 होगा कैसे डिसाइड करोगे? सर लीप ईयर है कि नहीं देख लो, लीप ईयर है कि नहीं देख लेना। 2021 लीप ईयर है क्या?
2021 का फरवरी लीप ईयर था क्या? नो, एक 2021 लीप ईयर नहीं था, 4 से डिवाइड नहीं होगा, करके देखो तो 28 दिन हो जाएगा। मार्च में 31 डे है, लेकिन सर आगे नहीं बढ़ना है, 200 दिन के लिए आया तो है, बट मेरा यार यहीं पर खत्म होता है, बिकॉज हमारे इंडिया में ईयर एंडिंग कब होता है? मार्च को। अब 31 मार्च के आगे नहीं जाना है, भले ही वो 200 दिन के लिए भारत में आया, बट 2020-21 का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें यहीं तक कंप्लीट कर देना। अब 22-23 में क्या होगा वो 22-23 में देखा जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। कितना दिन होगा भारत में? कितना दिन होगा सर? 61. 61? 61 क्यों? 31, 20, 10, 28, 10, 38 और 31, 69 69. है। 69 डेज ना? अब मुझे जवाब दो, 69 डेज वो एक 20 और 21 में रहा है भारत में, तो अगर 69 डेज भारत में है तो क्या वो भारत का रेसिडेंट होगा? No, sir. क्यों नहीं होगा? The previous year is 4. 4 प्रीवियस ईयर है, 365 दिन হচ্ছে না তাই তো? No. बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इंडिया आया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं होगा, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम इंडिया आया। ठीक है, वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी। इसी तरह से आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सर। इसका जवाब कैसे दोगे? कंक्लूजन क्या दोगे? कंक्लूजन ऐसे देना है ना सर? कंक्लूजन दो, कंक्लूजन दो। इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. X fails to satisfy the both the condition, है ना? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना? both the condition of सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब दोनों कंडीशन क्या है? कंडीशंस आर फेल्स टू सेटिस्फाई, याद रखिएगा मैंने यहीं पर जवाब दे दिया। कंडीशंस आर, आपको पता है ना कंडीशंस में, अभी इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बट बाकी क्वेश्चन का जब भी जवाब दोगे ना एग्जाम में, स्पेशली फॉर सीएस, सीएमए एंड स्कूल एंड कॉलेज में, सीएस के केस में वो एमसीक्यू होता है, तो आपको जो सही जवाब है वो देना पड़ता है। सीएमए के केस में, सीएस स्टूडेंट के केस में, एग्जाम के केस में, बीकॉम के एग्जाम के केस में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एमसीक्यू भी पूछता है तो अलग बात, एमसीक्यू डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, बट नॉर्मली लिख के देना होगा, प्रोविजंस लिखना पड़ता है। तो फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज, ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है और प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अच्छा ये प्रीवियस ईयर में, हाँ सर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year। ठीक है, immediately preceding the previous,
ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कंडीशंस आर सो, बस लास्ट में क्या देना है, जवाब देना है। सो मिस्टर एक्स इज अ, क्या बोलोगे, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट। थैंक यू सर। तो मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेसिडेंट। ठीक, बस हो गया। अब अगर रेसिडेंट होता तो फिर आगे सोचना पड़ता कि आर है कि आर नॉर है ना। अगर रेसिडेंट होता तो फिर आगे देखना पड़ता कि आर है कि आर नॉर है, बट नॉन रेसिडेंट है, आगे कुछ नहीं देखना है और काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है सर, इसी तरह से आपको जवाब देते रहना है जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस का सवाल आपके सामने आए। प्रोविजंस का नॉलेज हो तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अच्छा, आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, घर पे ट्राई कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। इलस्ट्रेशन 2, मिस्टर, क्या नाम है, मिस्टर जॉस बटलर। हाँ, आईपीएल से सब बाहर से खेलने आते हैं। मिस्टर जॉस बटलर comes to India for the first time। पहली बार भारत आ रहा है, कब आ रहा है साहब? 7 जुलाई 2018 में आ रहा है। ठीक है, 18 को आ रहा है, 18 को। एक काम करो, इसको 19 कर दो, 18 19 इस बार, ठीक है 18 कर दो, 7 जुलाई 2018 एंड रिटर्न बैक टू कहाँ जाएगा? जॉस बटलर कहाँ से आए जानते हो? इंग्लैंड का बड़ा फेमस प्लेयर है। रिटर्न बैक टू इंग्लैंड एज ऑन 4 जन 2019। ठीक है, लेकिन फिर से आया भारत। अगेन कम बैक टू इंडिया एज ऑन 4 सितंबर 2020। ठीक है, 2020 के सितंबर में फिर से आया एंड स्टे हियर टिल 12 जून 2021। ठीक है, बस कैलकुलेट करो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर बटलर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक सर, लिखा आप लोगों ने? अर्पिता, ऋषभ, रोशनी, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। सर ये होमवर्क रहेगा, घर पे ट्राई कीजिएगा। हाँ, मुझे नेक्स्ट क्लास में जवाब चाहिए। सर और एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। मिस्टर खान। ठीक है, ये खान कौन है? अफगानिस्तान से आया होगा। ठीक है, वो एक प्लेयर है ना अफगानिस्तान, क्या नाम है उसका? रशीद खान। रशीद खान, रशीद खान ना, मुझे तो वही याद आ रहा है, बहुत अच्छा स्पिनर है सर, मिस्टर रशीद खान। अफगानी है, पठानी। ठीक है, अच्छा ज्यादातर खान सब पठानी होता है सर। एक्चुअली पठानी नहीं, ये लोग एक्चुअली कान होता था, कान, कान मतलब क्वान, मंगोलिया से आया था, फिर वहां से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया खान में।
सर ये सब इतिहास जान के क्या होगा, छोड़ो सर। मिस्टर रशीद खान सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, come to India for 100 days every year। ठीक है सर। every year since एक सेकेंड बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड लिखना मेरे को। since 2014-15, ठीक है, since 2014-15, 2014-15 से आ रहा है। कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. Rashid Khan for the year 21-22। ठीक, ये क्वेश्चन करना सर। और एक क्वेश्चन लिखिएगा सर। सर कितना लिखोगे, ऐसे लिखो, घर पे ही तो दे रहा हूँ। +4 4 होगा कि 3 होगा? सर 3। 3 4 होगा, एक तो करवाया, 4 होगा। मिस्टर एक्स, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना सर, इसको एक्स नहीं, इसको किसी और नाम से बोलते हैं। क्या नाम दे इसका? मिस्टर क्रिकेटर का नाम यूज करे, कोई हॉलीवुड स्टार, हाँ कोई बॉलीवुड स्टार, कौन है, किसका नाम दो, फटाफट बोलो, कोई फॉरेन ऐसा किसी का नाम। सर शाहरुख खान। शाहरुख खान, या फॉरेन सिटीजन चाहिए, फॉरेन सिटीजन। मिस्टर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट है, हाँ मिस्टर पुतिन। शाहरुख खान तो फॉरेन नहीं है ना, इंडिया का है। मिस्टर पुतिन फॉरेन सिटीजन, came to India for the first time as on 14th Feb 2017 करना, हाँ ठीक है, 14 Feb 2017 and stay here till 2nd May 2018, नहीं 2000 फरवरी, तो फरवरी 17 से, तो 18 नहीं, सॉरी 17 ही रखो, 17 ही रखो। लेकिन ही अगेन, मतलब उसके बाद चला गया था, 2nd मई तक रहा। ही अगेन केम बैक टू इंडिया as on 22nd December
2018 and stay here till 15th Feb 2019, ठीक है। लेकिन सर फिर से चला गया, देखिएगा। he again came back, भारत बार बार आने का मन कर रहा है। he again came back to India as on 4th Jan 2020 and stay here till 25th of July 2020. He again come back. सर पागल आप हो गए कि वो हो गया? सर मैं भी हो गया, वो भी हो गया। पुतिन तो ऐसे ही पागल है, दुनिया को पता है, ठीक है। He again very strong man, sir. He खड़ूस strong है। He again come back to India as on 16th Jan 2021 and stay till 2nd August 2021. Calculate Putin residential status for the previous year. For the previous year 21, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया सर? बोलो। अगर इलस्ट्रेशन Yes, 4 sir. कर लिए, अगर इलस्ट्रेशन 4 कर लिए मतलब आप सोचो कि एकदम रेसिडेंशियल स्टेटस पे कब्जा कर लिए, ठीक है। ठीक है, यही क्वेश्चन करो घर पे। आप बेसिकली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैलकुलेट करो, ठीक है। और आर ओ और आर नॉर भी कैलकुलेट हो सके तो करके रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन और भी देंगे, ठीक है। फिर मेरा स्क्रीन हैंग करेगा। आप लोग अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, छुट्टी है सर। स्क्रीन हैंग कर गया, समय लग सकता है। टाटा सर। ओके सर। Bye, sir. ओके सर, टाटा। बाय सर। हाँ बाय बाय। ऋषभ कुछ बोल भी?